पार्लियामेंट्री रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन गति 160 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष जी, आज हमारे खजाने में जितनी विदेशी मुद्रा अमेरिकी डॉलर है, भारत के इतिहास में इससे पहले उतनी कभी नहीं रही। इसके लिए इनका अभिनंदन होना चाहिए। इस तरह अनाज के गोदामों में आज कितना अनाज है, उतना कभी नहीं रहा। यह रिकॉर्ड है कि इससे पहले इतना भंडार कभी नहीं रहा। यह सब कैसे हुआ? एक नीति के तहत हुआ। हम जानते हैं कि इसी देश में 1991 में कहा गया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 100 दिन में महंगाई पर नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे। लेकिन 1996 में इन 5 सालों में महंगाई 100 गुना बढ़ गई। वह महंगाई 100 दिन में कम नहीं हुई। आज इस सरकार के 4 सालों में महंगाई किस क्षेत्र में हुई है, जहां भी हुई है उस पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया जा रहा है। विराम। महंगाई अब सरकार की ओर बढ़ानी पड़ रही है। गेहूं का दाम हमें अपनी ओर से बढ़ाकर तय करना पड़ रहा है। विराम। चावल का दाम हमें अपने ओर से बढ़ाकर तय करना पड़ रहा है। विराम। प्याज के बल पर बहुत से लोग सत्ता में आ गए, लेकिन आज प्याज का भाव भी बढ़ नहीं पा रहा है। विराम। प्याज की उत्पादकता चाहे जैसी हो, लेकिन बाजार में प्याज की दर पर हम नियंत्रण प्राप्त कर रहे हैं। सामान्य जीवन को जीने के लिए जो महंगाई का सवाल पैदा हुआ करता था, वह आज मुझे किसी के भाषण में सुनने को नहीं मिलता है। किसी के घोषणा पत्र में महंगाई अब राजनीतिक समस्या नहीं रह गई। जिस समय का असर सामान्य आदमी के जीवन पर पड़ता है। उपाध्यक्ष जी, जिस प्रकार से गांवों में अन्न बैंक बनाने की शुरुआत हो गई है, इसको थोड़ा और बढ़ाया जाए और गांवों में जो फल व सब्जियों का उत्पादन हो रहा है, जिनके परिवहन की कोई व्यवस्था नहीं है, यदि उनके गांव में ही भंडारण की व्यवस्था हो जाए और अन्न बैंक की तरह फल और सब्जी बैंक की स्थापना ग्राम पंचायत स्तर पर अथवा ब्लॉक स्तर पर कर दी जाए, तो फल और सब्जी उत्पादकों को, जो छोटी काश्त के होते हैं और कम उपज करने वाले होते हैं, वे अपनी छोटी काश्त में भी अच्छा उत्पादन कर सकेंगे और अपनी जीविका चला सकेंगे। विराम। मैं समझता हूं कि जब अन्न बैंक की स्थापना शुरुआत हुई तो फल और सब्जी के भंडारण एवं परिवहन की सुविधा भी धीरे धीरे उपलब्ध हो जाएगी। विराम। महोदय, मैं वित्त मंत्री जी के इस कठिन परिस्थिति में, आर्थिक चुनौती में, जहां उनको जितना राजस्व मिलता है उसका आधा सिर्फ कर्जे का ब्याज चुकाना पड़ता है, इस परिस्थिति में जहां सीमा का पर संकट है, सीमा पार से चुनौती मिल रही है, इन सारी परिस्थितियों में जिस प्रकार बजट और आर्थिक व्यवस्था वित्त मंत्री जी ने दी है, उससे हम राष्ट्र की चुनौती का सामना कर सकेंगे। विराम। उसमें इच्छा शक्ति दिखाई पड़ती है। हम अपने खर्चे को कम करें और अपनी उत्पादकता को बढ़ाएं, सरकार पर निर्भरता कम करें और अपनी आत्मनिर्भरता को बढ़ाएं। यह किसी भी देश के लिए और सरकार के लिए, नागरिकों के लिए गर्व की चीज हो सकती है। मैं 2 दिन पहले यूरोप गया था। यूरोप के मित्रों ने बड़ी अच्छी बात कही। भारत के वहां तमाम लोग रहते हैं। जिस गुजरात की हम बात करते हैं, गुजरात के लोग भी वहां रहते थे। सुरक्षा पर जो 5% अधिभार है, उसकी चर्चा किसी ने शुरू कर दी थी कि सुरक्षा पर 5% अधिभार लगाया गया है। एक व्यक्ति ने आपत्ति जताई तो 10 लोगों ने कहा कि राष्ट्र की रक्षा के लिए आपत्ति क्यों? या क्या यह देश भामाशाह का देश नहीं है? लोग जीवन बलिदान कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी आमदनी से अगर 5% अधिभार स्वीकार नहीं कर सकते तो उनकी राष्ट्रभक्ति पर सवाल खड़ा होता है। मैं निवेदन करूंगा कि इसे अधिभार नहीं मानना चाहिए, बल्कि यह सरकार को दिया गया एक उपहार है। यह एक अवसर है, इसे अवसर के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। राष्ट्र संकट की इस घड़ी में राष्ट्र की रक्षा के लिए अगर हमारा सब कुछ न्योछावर हो तो भी करना चाहिए। 5% अधिभार कोई ज्यादा नहीं होता, उसे सहर्ष कुछ स्वीकार किया जाना चाहिए। उसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए। केंद्र की योजनाओं को राज्य सरकार बेहतर ढंग से समझे और उसे कार्यान्वित करने के लिए प्रयास करें। विराम। मैं आपको बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार द्वारा एक प्रदेश को सूखा राहत के लिए पैसा दिया गया। उस पैसे से उस राज्य सरकार ने हवाई अड्डा बनाया। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसे काम होगा तो कैसे लोगों को राहत मिलेगी।
इसलिए राज्य सरकारों को भी यह जिम्मेदारी महसूस की जानी चाहिए। जो संकट देश के सामने है उसे राज्यों को भी देखना चाहिए और महसूस करना चाहिए और इस आर्थिक संकट के समाधान में सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए। विराम। सभापति जी, आज यह विवाह विधि संशोधन विधेयक 2001 हमारे कानून मंत्री जी द्वारा लाया गया है। मैं इसका हार्दिक स्वागत करती हूँ। यह बिल अगर और पहले आता तो हमारी बहुत सारी महिला बहनों को इसकी सुविधा मिल सकती थी। साथ ही मैं ही भगवान से प्रार्थना करूंगी कि भगवान न करे किसी की जिंदगी में तलाक का अवसर आए, क्योंकि हिंदू विवाह नीति के अनुसार जब 7 फेरे लेते हैं तो 7 फेरे का मतलब 7 जन्म साथ गुजारना होता है, लेकिन 7 जन्म न सही परंतु एक साथ जिंदगी जीने का तो अधिकार महिला और पुरुष को मिलना ही चाहिए। विराम। मैं यह भी कहूंगी कि इस विधेयक में जो 1 वर्ष की अवधि रखी गई है इसमें संशोधन होना चाहिए। 1 वर्ष की जगह पर कम से कम 2 या 2.5 वर्ष या 3 वर्ष होना चाहिए, क्योंकि 1 वर्ष में शादीशुदा पत्नी एक दूसरे को ठीक से समझ भी नहीं पाते हैं। हिंदू विवाह रीति के अनुसार कई बार तो वे एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं और एक दिन जाकर शादी तय हो जाती है। लड़की मंडप में जाकर बैठ जाती है और तभी वह एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। इस प्रकार के विवाह भी हमारे भारतवर्ष में होते हैं, इसलिए यह अवधि कम से कम 7 या 5 वर्ष या 2 से 2.5 साल रखनी चाहिए, ताकि वे एक दूसरे को समझ सके और अगर समझ सकने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ जिंदगी बसर नहीं कर पाते हैं तो फिर तलाक का अवसर देना चाहिए। संविधान में उसे समान अधिकार मिले हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारा देश पुरुष प्रधान देश है, जिसके चलते आज भी महिलाएं दोहरी नागरिकता जी रही हैं और महिलाओं के अधिकार नहीं है, उन्हें सिर्फ कर्तव्य ही पूरा करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए मंत्री महोदय जो बिल लाए हैं उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। ईसाई महिलाओं के बारे में बहुत सी बातें हो चुकी है। मैं नहीं चाहती कि इस बारे में ज्यादा कहकर सदन का समय लूं, क्योंकि बहुत से सदस्य इस पर बोलने वाले हैं। 10-12 वर्षों से ईसाई महिलाएं संघर्ष कर रही हैं। आज वे बहुत खुश होंगी क्योंकि इस विधेयक से उन्हें ज्यादा अधिकार मिलने वाले हैं। इस वर्ष ऐसा विधेयक लाकर सचमुच महिलाओं को सम्मानित करने का काम हुआ है। मंत्री जी ने महिलाओं को एक अनूठा उपहार देने का काम किया है। विराम। सभापति जी, आज जो लोकसभा में बिल आया है उसके लिए मैं माननीय कानून मंत्री जी को हृदय से बधाई देती हूँ। आजादी के 55 वर्षों के बाद ये ऐसे कानून मंत्री हैं जिन्हें महिलाओं की नागरिक स्थिति का ध्यान आया है और इन्होंने सदन में इस बिल को लाने का काम किया है, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। अधिकांश महिलाएं चाहे किसी भी जाति, धर्म और क्षेत्र से जुड़ी हों, वे पुरुषों पर आश्रित हैं। एक और वेद में कहा गया है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता बसते हैं। वहीं दूसरी ओर महिलाएं आज पीड़ित और त्रस्त हैं और अपने अस्तित्व के लिए आज भी संघर्ष कर रही हैं। महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता कितनी सुखद और अनमोल चीज है, लेकिन यह नारी का दुर्भाग्य है कि उसको बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना पड़ता है। विराम। महोदय, यहाँ गुजारे भत्ते की बात हो रही है, उसे न्यायाधीश के मन पर नहीं छोड़ना चाहिए। यह देखना चाहिए कि पति की आय के कितने स्रोत हैं, उसके पास कितना काला धन और सफेद धन है। महिलाएं पुरुष के साथ रहती हैं, वह हर चीज में अर्धांगिनी कहलाती हैं। यह न्यायाधीश तय न करे कि उसे इतना गुजारा भत्ता दिया जाएगा। उसे गुजारे भत्ते के रूप में कम से कम 40% मिलना चाहिए। विराम। यदि वह 40% नहीं दे सकता तो कम से कम 1/3 जरूर मिलना चाहिए। महिलाओं के साथ एक समस्या है कि उसके साथ छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। बच्चों के गुजारे के लिए गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। 24 वर्ष तक का बच्चा अपनी माँ के साथ रहे, इसलिए उसकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करनी चाहिए। इसी सदन में मैंने पेट्रोलियम मंत्री जी को एक महिला का आवेदन दिया था। वह महिला एक साधारण अध्यापिका है। उसके पति ने उसे 10-15 साल पहले छोड़ दिया। आज भी वह अपनी कहानी सुनाती है तो रोने लगती है। उसे कोई न्याय नहीं मिला और न ही
मुआवजे के तौर पर राशि मिली। उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं। दिल्ली या किसी दूसरे शहर में पढ़ाई कितनी महंगी है, उसे आप समझ सकते हैं। पेट्रोलियम विभाग में उसका पति काम करता है, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि मंत्री जी ने यहाँ से भी ना जवाब आ गया। विराम। अंत में मेरा निवेदन है कि आप मेरी बातों पर थोड़ा चिंतन करें। विराम।